नमस्कार साथियों, मैं आपके परिवार कैरी ऑन क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपके सामने हिंदी के पाठ्यक्रम को डिस्कस किया था। उसी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको लिखाए थे उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए मैं आज आपके सामने एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला। इस हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हम बहुत नवीन तथ्यों को जानेंगे। तो आइए जानते हैं हिंदी वर्णमाला। देखिए, हिंदी वर्णमाला को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें वर्ण व अक्षर की जानकारी होनी चाहिए कि वर्ण और अक्षर की जानकारी, वर्ण और अक्षर की जानकारी। देखो, बहुत ध्यान से समझिए, इस वर्ण के अंतर्गत हम किन किन चीजों को जानेंगे। इसी वर्ण के अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे कि वर्ण की परिभाषा क्या होगी। वर्ण की परिभाषा क्या होगी, उसके बाद इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे कि उच्चारण रीति के आधार पर, उच्चारण रीति के आधार पर हम कितने प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। और उसी के बाद इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम वर्ण के भेद। भैया ध्यान रखना, उच्चारण रीति से संबंधित क्वेश्चन हमारा एग्जाम के अंदर बना था। मंडी परिषद सन 2019 में जो मंडी परिषद का एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत उच्चारण रीति से क्वेश्चन हमारा बना था। तो देखो, बहुत ध्यान से आप सब जानते हो कि वर्ण किसको कहते हैं। तो ऐसी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्ण। बहुत ध्यान से समझिएगा कि ऐसी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं तो वो वर्ण होगा। तो सीधे तौर पर यदि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऐसी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसको वर्ण कहते हैं। तो यहां लिख सकता हूं मैं, ऐसी ध्वनि, ऐसी ध्वनि जिसके, ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके, ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके। अब आपके मन में डाउट आएगा कि वो कौन कौन सी ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। तो भैया यदि मैं बात करूं कि जैसे हमारा हो जाएगा इसी के अंतर्गत ए, जैसे हो जाएगा हमारा ए, और उसके बाद हो जाएगा हमारा कै। और भैया ये कै के नीचे हलंत लगा हुआ है। कै के नीचे क्या है, हलंत लगा हुआ। जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ होता है ना, तो वो आधा वर्ण होता है। तो जब ये कै आधा हो गया तो हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये ए है, इसके भी हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि जो ये हमारा ए है ये हमारा स्वर है, ये हमारा स्वर है और ये हमारा व्यंजन है। और ध्यान रखना, जिन वर्णों के नीचे, जिन वर्ण के नीचे या जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ होगा वो शुद्ध व्यंजन होगा। और बहुत ध्यान से समझिए, यदि इस हलंत के बारे में बात की जाए, हलंत के बारे में बात की जाए तो ये भैया हमारा हलंत होता है। जैसे मैंने यहाँ ये कै के नीचे हलंत लगाया तो ये जो आपको ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है ये हलंत का है, इसको हलंत बोलते हैं। और देवनागरी लिपि में इसको हलंत कहते हैं और इसको मलयालम में, मलयालम भाषा में इसी हलंत को चंद्रकला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चंद्रकला। तो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो ये हमारा हलंत है इसको हम मलयालम भाषा में क्या बोलते हैं, चंद्रकला बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि हलंत को देवनागरी लिपि में क्या कहते हैं तो देवनागरी लिपि में हलंत ही कहते हैं। और ध्यान रखना, मलयालम में इसको क्या बोल देंगे, चंद्रकला बोल देंगे। क्या बोल देंगे, चंद्रकला। तो ये मलयालम में हमारा चंद्रकला हो जाएगा। अब देखो, बहुत ध्यान से समझना, मैंने आपको वर्ण की परिभाषा बताई कि ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके। तो हलंत को देवनागरी लिपि में हलंत ही बोला जाता है और मलयालम में हलंत को क्या बोलते हैं, चंद्रकला बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको बताया कि वर्ण की परिभाषा क्या होगी, तो ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसको हम क्या बोल देंगे, वर्ण बोल देंगे। अब भैया उच्चारण स्थान के बारे में बात करेंगे कि वर्णों के कितने उच्चारण स्थान है। बहुत ध्यान से समझना कि वर्णों के कितने उच्चारण स्थान है। मैंने क्या बताया आपको कि वर्णों के कितने उच्चारण स्थान है। तो
तो ये आपने लिख लिया होगा कि हलंत को देवनागरी लिपि में हलंती कहते हैं और मलयालम में इसको चंद्रकला बोलते हैं। अब यदि आगे की बात की जाए कि उच्चारण स्थान कितने हैं, तो भैया बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लिखेंगे के टी एम 2, के टी एम 2। तो भैया बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। यहां से के से हो जाएगा हमारा कंठ, के से कंठ, टी से हो जाएगा हमारा तालु, इसी को हम तालव्य भी बोलते हैं, एम से हो जाएगा मूर्धन्य या इसी को मूर्धा बोलते हैं। उसके बाद यहां से हो जाएगा दंत और यहां से हो जाएगा हमारा ओष्ठ। यहां से क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। उसके बाद अगला कौन सा, देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 हुए। उसके बाद आ जाएगा भैया इसी के अंतर्गत हमारा आ जाता है दंतोष्ठ। क्या आ जाएगा, दंतोष्ठ आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, कंठोष्ठ आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, कंठ तालव्य आ जाएगा, कंठ तालव्य आ जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा हमारा नासिका। उसके बाद क्या आ जाएगा, नासिका। तो बहुत ध्यान से समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो वर्णों के उच्चारण स्थान की बात की जा रही है। वर्ण के अंतर्गत स्वर भी होंगे और व्यंजन भी होंगे। यदि वर्णों के उच्चारण स्थान की बात आए तो भैया आंसर कितना करोगे, 9 आंसर करना है। कितना आंसर करोगे, 9। अब यदि बात की जाए कि उच्चारण रीति, तो उच्चारण रीति के आधार पर हम 2 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं और ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। एक है हमारा आभ्यंतर रीति, एक है हमारा आभ्यंतर रीति और एक हो जाएगा हमारा बाह्य रीति। एक हमारा आभ्यंतर रीति है और एक हो जाएगा हमारा बाह्य रीति। यदि इस आभ्यंतर रीति की बात की जाए तो इस आभ्यंतर रीति के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 4। सबसे पहले इसी के अंतर्गत आएगा हमारा विवृत, उसके बाद आएगा स्पृष्ट, इस पृष्ठ के बाद आएगा हमारा ईषद विवृत, ईषद विवृत और ईषद विवृत के बाद इसी के अंतर्गत आएगा हमारा ईषद स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। अब यदि बात की जाए कि विवृत किसको कहते हैं, तो भैया विवृत बोलते हैं स्वर को। किसको बोलते हैं, स्वर को। स्पृष्ट किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना व्यंजन को बोलते हैं। उसके बाद ईषद विवृत किसको बोलते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन को बोलते हैं। उसके बाद यदि बात की जाए कि ईषद स्पृष्ट किसको बोलते हैं, तो ऊष्म व्यंजन को बोलते हैं। इनको ध्यान रखेंगे, एक अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा और एक हमारा क्या होगा, ऊष्म व्यंजन। बाह्य रीति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, इनको भी समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये 2 प्रकार हमारे कौन कौन से होंगे। तो एक हो जाएगा हमारा सैघोष, एक होगा हमारा सैघोष और इस सैघोष का ही दूसरा नाम है हमारा घोष और एक हो जाएगा हमारा अघोष। एक सैघोष हो जाएगा और एक हो जाएगा अघोष। तो देखो बहुत ध्यान से समझिए, वर्ण की परिभाषा ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े न हो सके उसको वर्ण बोलते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान कितने हैं, 9 हैं। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। उसके बाद दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठतालव्य और नासिका। उच्चारण रीति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकरण करेंगे, एक आभ्यंतर रीति होगी और एक बाह्य रीति होगी। आभ्यंतर रीति का 4 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। नंबर 1 पर विवृत, नंबर 2 पर स्पृष्ट, नंबर 3 पर ईषद विवृत, नंबर 4 पर ईषद स्पृष्ट। बाह्य रीति 2 प्रकार की, एक सैघोष और एक अघोष। अब यदि वर्ण के भेद की बात की जाए, वर्ण के भेद की बात की जाए तो वर्ण के भेद में नंबर 1 पर आता है हमारा स्वर। नंबर 1 पर आएगा स्वर और नंबर 2 पर आएगा हमारा व्यंजन। नंबर 2 पर क्या आएगा हमारा व्यंजन। इनके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे कि मात्रा के आधार पर
स्वर यानी स्वर की मात्रा जानेंगे, स्वरों की संख्या को जानेंगे, खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं, तो वो आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अक्षर की। देखो बहुत ध्यान से समझना, यदि मैं इस अक्षर शब्द को डिफाइन करूं तो यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, ए प्लस क्षर। क्या डिवाइड किया, ए प्लस क्षर। यहाँ यदि मैं इस ए की बात करूं तो इस ए का अर्थ होगा बिना, ए का अर्थ क्या होगा, बिना, और क्षर का मतलब होगा नाश का। क्षर का मतलब क्या होगा, नाश का। तो भैया यहां से सबसे पहले यही क्वेश्चन बन जाएगा कि अक्षर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अक्षर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो अक्षर का शाब्दिक अर्थ होगा बिना नाश का। अक्षर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो ध्यान रखना, बिना, बिना नाश का। अक्षर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बिना नाश का। उसके बाद यदि आगे की बात की जाए तो इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा बनेगी। तो ध्यान रखना, यदि बात की जाए कि सस्वर ध्वनि को अक्षर कहते हैं, मैंने क्या कहा, सस्वर ध्वनि को अक्षर कहते हैं, सस्वर ध्वनि को, सस्वर ध्वनि को अक्षर कहते हैं, सस्वर ध्वनि को अक्षर कहते हैं। तो भैया ध्यान रखना, सस्वर ध्वनि को क्या कहेंगे, अक्षर। जैसे, जैसे में ध्यान रखना है कि जैसे मैंने यहां ये कै लिखा, क्या लिखा, कै, और आप सब जानते हो कि इस कै के साथ क्या छुपा हुआ होगा, ए। तो ये आधा कै और ये ए। यदि मैं अब इस कै की बात करूं तो ये हमारा वर्ण होगा और ये हमारा ए स्वर होगा, लेकिन ये जो कै है ये हमारा अक्षर है, ये कै क्या होगा, हमारा यहाँ अक्षर होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि राम शब्द है, राम शब्द में अक्षर बताइए कितने हैं और वर्ण बताइए, अक्षर बताइए और वर्ण बताइए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद आगे देखिए, इसी के अंतर्गत जब ये कै है और ये ए है, तो कै को मैंने आपको व्यंजन बताया था और ए को क्या बताया था, स्वर बताया था। यहाँ देखो मैं लिख सकता हूँ, ये मैंने आपको क्या बताया था, व्यंजन बताया था, और इसको क्या कहा मैंने, स्वर कहा। तो यहाँ से एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बन जाएगा। वो क्वेश्चन क्या बनेगा कि व्यंजन और स्वर का संयुक्त रूप, व्यंजन और स्वर का संयुक्त रूप जो होगा वो भी हमारा क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। वो देखो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि व्यंजन और स्वर का जो संयुक्त रूप होगा वो भी हमारा क्या कहलाएगा, अक्षर कहलाएगा। अक्षर का शाब्दिक अर्थ मैंने आपको क्या बताया, बिना नाश का। परिभाषा क्या बताई कि सस्वर ध्वनि को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ कै लिखा, तो कै के साथ क्या छुपा हुआ, आधा कै और ए, अर्थात ए छुपा हुआ है। और जो ये ए छुपा हुआ है, इस ए को बहुत ध्यान से समझना, इस ए के काफी सारे नाम हैं, इस ए के काफी सारे नाम हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो इस ए को ही हम शहीद वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शहीद वर्ण बोलते हैं। इसी को अबोध वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अबोध वर्ण। इसी को उदासीन वर्ण बोलते हैं, इसी को उदासीन वर्ण बोलते हैं। इसी को अदृश्य वर्ण बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अदृश्य वर्ण बोलते हैं। इसी को अप्रत्यक्ष वर्ण बोलते हैं, इसी को अप्रत्यक्ष वर्ण बोलते हैं। इसी को व्यंजन पूरक वर्ण बोलते हैं, व्यंजन पूरक वर्ण बोलते हैं, व्यंजन पूरक वर्ण बोलते हैं। देखो शहीद वर्ण क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि व्यंजन और सभी व्यंजन के साथ ए छुपा हुआ होता है, अर्थात सभी के साथ शहीद है तो शहीद। अबोध वर्ण ए का बोध कराता है, उदासीन वर्ण है, उसके बाद अदृश्य वर्ण है। अब अदृश्य, अप्रत्यक्ष, व्यंजन पूरक। देखो व्यंजन पूरक है, ये कै है और कै के साथ ए छुपा हुआ, अर्थात व्यंजन को पूरा करने का कार्य किया है, इसीलिए इसको व्यंजन पूरक वर्ण कहते हैं। तो देखो ए के कौन कौन से नाम बताए मैंने, शहीद वर्ण बताया, अबोध वर्ण बताया, उदासीन वर्ण बताया, अदृश्य वर्ण बताया, अप्रत्यक्ष वर्ण बताया और व्यंजन
पूरक वर्ण बताया। ये काफी सारे मैंने आपको नाम बताए हैं, इनको लिख लेना। आगे अक्षर के बारे में ही चर्चा करेंगे, तो ध्यान रखना। अब अक्षर के बारे में आगे किन चीजों को पढ़ेंगे वो ध्यान से समझना। अभी देखो मैंने आपको बताया कि स स्वर ध्वनि को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। स स्वर ध्वनि को क्या कहेंगे, अक्षर कहते हैं। आगे क्वेश्चन बनता है भेद से। क्या पहली बार सुनोगे, पहली बार आप सुनोगे कि अक्षर के भी क्या होते हैं, भेद होते हैं। तो अक्षर के कितने भेद हैं, तो ध्यान रखना दो भेद। अक्षर के कितने भेद हैं, दो भेद है। अब ये दो भेद कौन कौन से हैं, तो इनको जानेंगे। देखो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला हो जाएगा हमारा बद्ध अक्षर। पहला क्या हो जाएगा हमारा, बद्ध अक्षर हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, मुक्ताक्षर हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, बद्ध अक्षर होगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, मुक्ताक्षर होगा। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर बद्धाक्षर किसको कहते हैं और मुक्ताक्षर किसको कहते हैं। तो भैया जिन शब्दों का अंत व्यंजन से हो ना, जिस ध्वनि का अंत व्यंजन से हो तो वो बद्धाक्षर, और जिस ध्वनि का अंत स्वर से हो तो वो क्या होगा, मुक्ताक्षर। तो यहाँ इसमें अंत किससे होगा, बद्धाक्षर में अंत किससे होगा, तो व्यंजन से होगा। अगर आप परिभाषा लिखना चाहो तो परिभाषा में लिख सकते हो कि जिस ध्वनि का अंत व्यंजन से हो वो क्या होंगे, बद्धाक्षर होंगे। और जिस ध्वनि का अंत, जिस ध्वनि का अंत किससे हो, स्वर से हो। किससे हो, स्वर से हो, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, मुक्ताक्षर कहलाएंगे। देखो बहुत ध्यान से समझना। जैसे यहां मैंने लिखा श्रीमान, क्या लिखा, श्रीमान, और यहाँ न्या पर हलंत है, अर्थात इसका अंत किससे हुआ, व्यंजन से होगा। तो ये क्या है, बद्धाक्षर है। एक नई शब्द बोली, यही मैंने आपके सामने लिखा विराट। क्या लिखा, विराट, और विराट पर भी हलंत लगा हुआ है, तो ये भी क्या है हमारा, बद्धाक्षर है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ लिखा सो, यहाँ मैंने लिखा गा, यहाँ सो लिखा, और उसके बाद क्या लिखा, गा लिखा, तो ये हमारा क्या है, मुक्ताक्षर है। देखो अंत से के साथ ओ की मात्रा छुपी हुई है, और ग के साथ क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है, तो ये हमारा मुक्ताक्षर हुए और ये हमारे बद्धाक्षर हुए। तो देखो मैंने आपको वर्ण और अक्षर के बारे में बता दिया है। इसके बाद बहुत ध्यान से समझना, यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि उच्चारण रीति के आधार पर वर्ण के कितने भेद बताए गए हैं, दो भेद बताए गए हैं। एक आभ्यंतर रीति है, दूसरी बाह्य रीति है। आभ्यंतर रीति पर चार प्रकार से वर्गीकरण करेंगे। पहला विवृत होगा, दूसरा स्पष्ट होगा, तीसरा ईषद विवृत होगा, चौथा ईषद स्पष्ट होगा। बाह्य रीति के आधार पर दो है, सबसे पहले सघोष और घोष, और दूसरा अघोष। देखो सघोष को ही हम क्या बोलते हैं, घोष बोलते हैं। स का मतलब होता है सात, और घोष का मतलब होता है कि स्वरयंत्री में कंपनता, जो ये होता है यहाँ इसको बोलते हैं स्वरयंत्री में कंपनता। जब स्वरयंत्री में कंपनता होती है तो वो सघोष होते हैं, और जब स्वरयंत्री में कंपनता नहीं होती वो अघोष होते हैं। कौन कौन से सघोष होंगे, कौन कौन से अघोष होंगे, उन चीजों को मैं आपको आगे बताऊंगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैंने आपको वर्ण के भेद बताए थे, किसके भेद बताए थे, वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। और भैया वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखना दो भेद होंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि के कितने भेद हैं, तब भी दो ही बताएंगे। देखो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि ये वर्ण के दो भेद कौन कौन से हैं। तो एक तो है हमारा स्वर, और दूसरा है हमारा व्यंजन। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब देखो मैं आपको बताता हूं, यहाँ स्वर के दो रूप हैं। कितने रूप हैं, दो रूप। एक तो है स्वर का मूल रूप, एक स्वर का है मूल रूप, और एक स्वर का है मात्रा रूप। एक मूल रूप है और एक मात्रा रूप है। इसी प्रकार से व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। देखो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करना। एक होते हैं बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। और एक होते हैं भैया आपके खड़ी पाई वाले व्यंजन।
खड़ी पाई वाले व्यंजन। खड़ी पाई वाले व्यंजन और बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि सर ये खड़ी पाई क्या है? तो भैया ध्यान रखना, ये जो हमारा पूर्ण विराम होता है ना, इसी को हम खड़ी पाई बोल देते हैं। ये जो हमारा पूर्ण विराम होता है इसी को खड़ी पाई बोल देते हैं। जब मैं आपको विराम चिन्ह पढ़ाऊंगा तो उसमें इस पूर्ण विराम के बारे में भी जानकारी बताऊंगा। तो अब यही अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। सबसे पहले मूल रूप देखेंगे, उसके बाद मात्रा रूप देखेंगे। देखिएगा, मैंने यहाँ आपके सामने ए लिखा, क्या लिखा? ए। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा आ लिखा, फिर लिखा ई, फिर लिखा ई, उसके बाद लिखा छोटा ऊ, उसके बाद लिखा बड़ा ऊ, उसके बाद मैंने यही लिखा आपके सामने री, उसके बाद लिखा ए, उसके बाद लिखा ए, उसके बाद लिखा ओ, उसके बाद लिखा ओ, और दो होते हैं हमारे अयोगवाह, उनको भी मैं यही लिख रहा हूं। ये जो होते हैं हमारे भैया, इनको बोलते हैं अयोगवाह बोलते हैं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि इनको अयोगवाह किस विद्वान ने कहा था, तो आचार्य किशोरदास वाजपेयी ने कहा था, जिसको हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। आचार्य किशोरदास वाजपेयी को हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। देखिएगा, जो ये ए है, आप बहुत ध्यान से समझना, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती। इधर ये मात्रा रूप लिखा रहा हूं ना, जब नोटबुक पर लिखोगे तो इसको क्रम से लिखते चले जाना और यहाँ इसका मात्रा रूप लिख देना। ये हमारा आ से आम की मात्रा, ये छोटी ई, ये बड़ी ई, ये छोटा ओ और ये बड़ा ओ, ये रीडी। ये हो जाएगा हमारा ए की मात्रा, ये ए की मात्रा, यहाँ ये ओ, और यहाँ हो गया ये हमारा ओ, और यहाँ हो जाएगा ये अनुस्वार, और ये हो जाएगा हमारा विसर्ग। तो ये मात्रा रूप है। ये कैसे रूप है? मात्रा रूप है। अब एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि एक शब्द लिखा हुआ आया, यहाँ मैंने लिखा कृपा, लिखा क्या लिखा? कृपा। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसको रिधि की मात्रा समझने हैं। क्या समझते हैं? रिधि की मात्रा। तो ये रिधि ही की मात्रा है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इसको रै की मात्रा समझ बैठते हैं। इस कृपा शब्द में जो ये मैंने नीचे लगाया है, ये रिधि की मात्रा है, लेकिन विद्यार्थी इसको रै की मात्रा समझ लेते हैं। किसकी मात्रा समझ लेते हैं? रै की मात्रा समझ लेते हैं। तो देखिएगा, यदि मैं इस रै की बात करूं तो बहुत प्रचलित क्वेश्चन है और यूपी टेट में ये क्वेश्चन बनता है। इस रै के तीन प्रचलित रूप हैं। एक तो हो जाएगा हमारा ग्राम वाला, क्या हो जाएगा? ग्राम लिखते हैं या प्रकार लिखते हैं। ग्राम लिखते हैं और क्या लिखते हैं? प्रकार लिखते हैं। उसके बाद एक हो जाएगा हमारा कर्म वाला, क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। यह हम आशीर्वाद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आशीर्वाद। ये आशीर्वाद की शुद्ध वर्तनी है। उसके बाद हम लिखते हैं, हम लिखा यहाँ ट्रक लिखा, क्या लिखा? ट्रक लिखा, ड्रम लिखा, राष्ट्र लिखा। तो इस प्रकार की शब्दावली आती है। तो ये रै के तीन प्रचलित रूप हैं। कभी भी रिधि की मात्रा को रै की मात्रा समझने की भूल मत कर देना। तो भैया जैसे ये ग्राम है, प्रकार, कर्म लिखा, आशीर्वाद लिखा, ट्रक, ड्रम और राष्ट्र, तो ये हमारे किसके रूप हैं? तो ध्यान रखना, ये हमारे रै के तीन प्रचलित रूप हैं। रै के तीन प्रचलित। आगे देखिएगा, मूल रूप और मात्रा रूप मैंने आपको बता दिए हैं। अब बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से हैं और खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से हैं? तो एक बार मैं सभी व्यंजन को आपके सामने लिख रहा हूं। मैं यहां लिखता हूं कै, उसके बाद लिखा मैंने खे, गे, घे और अण, उसके बाद चे, छे, जे, झे और इय, टे, ठे, डे, ढे और ण, ते, थे, दे, धे और यहाँ ने। उसके बाद पे, फ, वे, भे और यहाँ मैंने लिखा में। उसके बाद यही लिखा मैंने ये, रे, ले, वे, शे, शे,
से और है, क्ष त्र ज्ञ और यहाँ श्र। ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है, ये हमारे संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन का दूसरा नाम है मिश्रित व्यंजन, इन्हीं को हम मिश्रित व्यंजन कहते हैं। जो ये तीनों स और है इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं या संघर्षी व्यंजन कहते हैं, या इन्हीं का दूसरा नाम है सल। उसके बाद यह रहेगा का अन्य नाम क्या है, तो यण है। इन्हीं को हम, इसमें य और व अर्ध स्वर है, र हमारा लुंठित प्रकंपित और कंपनजात है, और ल हमारा पार्श्व व्यंजन है। इन चीजों को आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन और खड़ी पाई वाले व्यंजन। देखिए पहली लाइन पर प्रकाश डालिएगा। अगर पहली लाइन की बात की जाए तो ये कैसा व्यंजन है, अण। ये कैसा व्यंजन है हमारा, बिना खड़ी पाई वाला व्यंजन है। लेकिन बाकी कौन कौन से, क, ख, ग और घ, ये खड़ी पाई वाले व्यंजन है। देखिए ये क में खड़ी पाई, फिर क्या हुआ, ख, फिर ग और फिर घ। देखो क में खड़ी पाई है, ख में, ग में और घ में। उसके बाद देखो च, ज और झ और इया। देखो अगर बात की जाए च, ज, झ और इया, लेकिन यदि बात किसकी की जाए, छ छाता, ये जो छ है इसमें खड़ी पाई नहीं है, तो यहां लिख सकता हूं च, ज, झ और इया। तो ये क्या है, हमारे खड़ी पाई वाले व्यंजन। आगे देखिएगा, देखो टे, ठे, डे, ढे, ये हमारे क्या है, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन है। एक हमारा क्या हुआ, डे, ढे, उसके बाद टे और ये हमारा ठे। इनका क्रम ध्यान रखना, टे, ठे, डे और ढे। लेकिन जो हमारा ये ण है, ये हमारा क्या है, खड़ी पाई वाला व्यंजन है। उसके बाद ते, थे, धे और ने, लेकिन कौन नहीं है, दे खड़ी पाई वाला व्यंजन नहीं है। कौन कौन से हैं, ते है, उसके बाद कौन सा है, थे है, उसके बाद क्या है, धे है, और उसके बाद कौन है, ने है। इसी प्रकार से पे, फे, बे, भे, मे, अर्थात जो पे वर्ग है वो पूरा ही खड़ी पाई वाला व्यंजन है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से बताइए कि किसमें खड़ी पाई का प्रयोग हुआ है, किस पूरे वर्ग में खड़ी पाई का प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखना कौन कौन से हैं, देखिएगा पे, ये फे, ये वे, ये भे और यहाँ मैं। अब यदि अंतस्थ व्यंजन की बात की जाए तो अंतस्थ व्यंजन में जो हमारा रे है ये बिना खड़ी पाई वाला है। बाकी ये, ले और वे ये हमारे क्या है, खड़ी पाई वाले हैं। श और से, लेकिन कौन नहीं है नहीं है ऊष्म में। तो यहाँ क्या आ जाएंगे, तीनों से खड़ी पाई वाले, तीनों से खड़ी पाई वाले। और आपको पता है कि संयुक्त व्यंजन तो हमारे क्या हैं, ये भी खड़ी पाई वाले हैं। संयुक्त व्यंजन हमारे खड़ी पाई वाले हैं। तो यहाँ लिख देता हूं छ, त्र, ज्ञ और यहाँ आ जाएगा हमारा स्र। तो ये हमारे क्या हो गए, खड़ी पाई वाले व्यंजन हो गए। तो मैंने आपको बताया कि वर्ण के कितने भेद है, दो, स्वर और व्यंजन। स्वर में मूल रूप और मात्रा रूप बताया, व्यंजन में बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन बताए और खड़ी पाई वाले व्यंजन बताए। तो ध्यान रखना कि जितनी चीजें मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार हिंदी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको हिंदी अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, कैरी ऑन क्लासेस। इसको अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जल्दी ही आप सभी के आशीर्वाद से अगर सारी चीजें ठीक रहती हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी मैं आपके लिए डिजिटल बोर्ड पर ये सारी चीजों को लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ध्यान रखना, इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसके बाद पढ़ेंगे भैया सीधे तौर पर वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला, अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आपके सामने बनने वाले हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक चीज को बहुत ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा।
सबसे पहले यहां से आपके सामने क्वेश्चन बनेगा कि वर्ण विचार किसको कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि वर्ण विचार किसको कहते हैं। क्या क्वेश्चन बनेगा? वर्ण विचार। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा वर्णमाला का निर्माण कितने शब्दों से। वर्णमाला का निर्माण। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा परिभाषा से। उसके बाद क्वेश्चन क्या बनेगा? परिभाषा से। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा संख्या से। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा यहां से संख्या से। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत स्त्रीलिंग वर्ण कितने हैं। स्त्रीलिंग वर्ण कितने हैं। उसके बाद इसी के अंतर्गत क्वेश्चन बनेगा कि नवीन व्यंजन कितने हैं। नवीन व्यंजन कितने हैं। उसी के बाद इसी के अंतर्गत एक क्वेश्चन बन जाएगा कि आगत स्वर कौन सा है। आगत स्वर कौन सा है। उसके बाद इसी के अंतर्गत क्वेश्चन बनेगा उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन कौन से होते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन। उसके बाद इसी के अंतर्गत क्वेश्चन बनेगा अरबी फारसी की ध्वनियां। अरबी फारसी की ध्वनियां कितनी है। अरबी फारसी की ध्वनियां कितनी है। उसके बाद इसी के अंतर्गत विशेष कुछ विशेष चीजों को पढ़ेंगे। ध्यान रखना, यदि बात की जाए वर्ण विचार की, वर्ण विचार किसको कहते हैं, तो ध्यान रखना कि यह व्याकरण का वह भाग है जिसके अंतर्गत वर्णों के आकार कोमा भेद कोमा उच्चारण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण करते हैं। देखो बहुत ध्यान से समझिएगा कि यह व्याकरण का वह भाग है, यह व्याकरण का वह भाग है, यह व्याकरण का वह भाग है जिसके अंतर्गत वर्णों के आकार कोमा भेद कोमा उच्चारण। ध्यान रखिएगा यह व्याकरण का वह भाग है जिसके अंतर्गत वर्णों के आकार कोमा भेद कोमा उच्चारण व उनके मेल से शब्द बनाने के व उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण करते हैं। तो देखिएगा बहुत ध्यान से समझिए वर्ण विचार क्या है। यह व्याकरण का वह भाग है जिसके अंतर्गत वर्णों के आकार कोमा भेद कोमा उच्चारण व उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का निरूपण करते हैं। यदि निर्माण की बात की जाए कि निर्माण कितने शब्दों से हुआ है, तो वर्ण प्लस माला। अब यदि परिभाषा की बात की जाए तो देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा कि वर्णों का व्यवस्थित समुदाय क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समुदाय क्या कहलाएगा? वर्णमाला। ये परिभाषा किसने दी? तो ध्यान रखना ये परिभाषा दी कामता प्रसाद गुरु ने, KP
जी, कामता प्रसाद गुरु ने। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन बनती है वर्णमाला की कि लिपिबद्ध चिन्हों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है। लिपिबद्ध चिन्हों का लिपिबद्ध चिन्हों का क्रमबद्ध समूह, लिपिबद्ध चिन्हों का क्रमबद्ध समूह। तो लिपिबद्ध चिन्हों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाएगा हमारा, तो ध्यान रखना वर्णमाला कहलाएगा। भैया लिपि कहते किसको, तो लिपि कहते हैं लिखने के ढंग को। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ, तो गुजरात में हुआ था। गुजरात का गठन कब हुआ, 1960 में हुआ। गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। तो इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत बन जाते हैं, उनको भी ध्यान रखेंगे। गुजरात की जीवन रेखा किसको कहा जाता है, तो नर्मदा नदी को कहा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। अब सरदार से ध्यान रखना, सरदार से सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। यदि संख्या की बात की जाए तो भैया हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो 52 है, लेकिन इनकी संख्या के बारे में काफी सारे मतभेद रहे हैं। जैसे कुछ विद्वान हैं, उनके अकॉर्डिंग इनकी संख्या अलग अलग मानी गई है। जैसे यदि मैं बात करूं किशोरदास वाजपेयी की, किसकी बात करूं, किशोरदास वाजपेयी, किशोरदास वाजपेयी। तो किशोरदास वाजपेयी ने कितनी मानी है, 43 मानी है। उसके बाद यदि बात की जाए पंडित कामता प्रसाद गुरु की, पंडित कामता प्रसाद गुरु, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कितनी मानी है, 46 मानी है। आगे यदि बात की जाए उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी, तो उदय नारायण तिवारी ने 51 मानी है, 51। यदि बात की जाए डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 53 मानी है। तो इस प्रकार से इन चीजों को ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन सीधे तौर पर बन जाता है कि पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताइए, तो कितनी बताओगे, 46 बताओगे। स्त्रीलिंग वर्ण कितने हैं, तो भैया ध्यान रखना 3 है। कौन कौन से, छोटी ई, बड़ी ई और री, छोटी, बड़ी और री। यदि नवीन व्यंजन की बात की जाए कि नवीन व्यंजन कौन से हैं, तो छ, त्र, ज्ञ, ड और ढ, ये हमारे क्या है, नवीन व्यंजन है। आगत स्वर कौन सा है, तो आगत स्वर है ओ। जैसे हम लिखते हैं ना डॉक्टर, क्या लिखते हैं, डॉक्टर, डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर होता है। जैसे हम लिखते हैं ऑक्सीजन, क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन। और इसी को ही हम ग्रहित स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रहित स्वर बोलते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद बात की जाए उच्छिष्ट व्यंजन कौन से हैं, तो उच्छिष्ट व्यंजन हमारे कौन से हैं, डे और ढे। यदि डे और ढे के नाम की बात की जाए तो इनको ताड़न जात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताड़न जात बोलते हैं। इन्हीं को द्विज बोलते हैं, इन्हीं को द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। इन्हीं को उच्छ्रिप बोलते हैं, उच्छ्रिप बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना, इन्हीं को सैघोष कहते हैं। तो अन्य अन्य नाम है। तो उच्छ्रित व्यंजन को डे और ढे को ताड़न जात, द्विज, द्विगुण, उच्छ्रित, सैघोष, इन्हीं को नवीन वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नवीन वर्ण बोलते हैं, नवीन वर्ण। इन्हीं को आधुनिक वर्ण बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं को आधुनिक वर्ण बोलते हैं। अब यदि बात की जाए कि अरबी फारसी की ध्वनियां कितनी है, तो भैया अरबी फारसी की 5 ध्वनि है। कौन कौन सी हैं, कै, खे, गे, जे और फे। और इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है,
नुक्ता। और जो ये बिंदु होता है इसी को नुक्ता बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, नुक्ता। अब यदि बात की जाए कि नुक्ता प्रणाली की शुरुआत करने वाले कौन थे, तो ध्यान रखना नुक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी राजा शिव प्रसाद ने। नुक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की, राजा शिव प्रसाद। और राजा शिव प्रसाद को किस नाम से जाना जाता है, इनका उपनाम क्या है, तो ध्यान रखना सितारे हिंद। क्या नाम है भैया, सितारे हिंद नाम है। क्या नाम है, सितारे हिंद। तो भैया कै खे गे जय और फै के नीचे जो बिंदु लगा हुआ है इसको नुक्ता बोलते हैं। नुक्ता प्रणाली की शुरुआत राजा शिव प्रसाद ने की, जिनको सितारे हिंद कहा जाता है। अब विशेष में क्या पढ़ेंगे, तो भैया भाषा की इकाइयों से बहुत क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं, इनको देख लेते हैं। देखिएगा, यदि पहला क्वेश्चन आपके सामने ये बना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो ध्यान रखना भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि। देखो बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझना कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या ध्वनि। लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि भाषा की सबसे छोटी लिपिबद्ध इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी लिपिबद्ध इकाई, तो भैया आंसर करेंगे वर्ण, लिपिबद्ध, यानी जिसको हम लिख सकते हैं, यानी लिपि के बंधन में बांध सकते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी लिपिबद्ध इकाई क्या होगी, वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक या उच्चारित इकाई, मौखिक या उच्चारित इकाई, मौखिक या उच्चारित इकाई क्या होगी, तो ध्यान रखना ध्वनि होगी। और शब्द की आधारशिला किसको कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, शब्द की आधारशिला कहा जाता है ध्वनि को। शब्द की आधारशिला, शब्द की आधारशिला भी भैया किसको कहा जाता है, तो ध्वनि को कहा जाता है। उसके बाद इसी के अंतर्गत क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक इकाई, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, या इसी को बोल देंगे भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम सार्थक इकाई। तो ध्यान रखना वो क्या है, हमारी शब्द है। क्या है, शब्द है। उसके बाद यदि क्वेश्चन बन जाए कि भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे बड़ी, भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई, भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई। तो ध्यान रखना वो हमारी क्या होगी, वाक्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या हो जाएगी, वाक्य। लेकिन भैया एक चीज का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की इकाई क्या है, एग्जाम के अंदर यदि क्वेश्चन बनता है कि व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की इकाई क्या है, तब बताएंगे पद। तो यहां लिख देता हूं कि व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की इकाई, व्याकरणिक दृष्टि से, व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की इकाई। तो व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की इकाई क्या है, तो आंसर करेंगे पद। क्या आंसर करेंगे, पद। अब देखो भैया इनको समझ लीजिएगा, जैसे मैंने बोला कै, क्या बोला कै, तो कै अभी तक मैंने बोला है, उसको लिखा नहीं है। लेकिन यदि मैं इस कै को यहाँ लिख दूंगा तो अब मैंने इसको लिपि के बंधन में बांध दिया है। तो अब ये भाषा की सबसे छोटी इकाई तो है, लेकिन लिपिबद्ध इकाई है। क्या है, लिपिबद्ध इकाई। अगर मैं केवल बोल रहा हूं कै,
तो ये भाषा की इकाई है, लेकिन मौखिक या उच्चारित इकाई है। तो आंसर क्या करेंगे? ध्वनि। उसके बाद शब्द की आधारशिला। अरे शब्द आधार कहां से रखा जाता है शब्द का? तो ध्वनि से रखा जाता है। जिस प्रकार मैंने बोला राम, क्या बोला? राम। तो ये जो राम शब्द है इसकी आधारशिला पहले ध्वनि से ही तो रखी गई, तो शब्द की आधारशिला किसको कहते हैं? ध्वनि को। अब आपके मन में डाउट आएगा कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? अरे सार्थक इकाई वो होती है जिसका अर्थ हो। सार्थक इकाई वो होगी जिसका क्या हो? अर्थ हो। जैसा मैंने यहाँ क्या लिखा? शब्द लिखा। क्या लिखा? शब्द लिखा। तो बहुत ध्यान से समझ। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई में, सार्थक इकाई में क्या लिखा मैंने? शब्द लिखा। तो भैया यहाँ ये राम क्या है? शब्द है, और इसका अपने आप में अर्थ है कि नहीं है? तो इसी प्रकार से ध्यान रखना कि सार्थक। लेकिन मैं बोल दूं कि राम जाता है, तो राम जाता है तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई होगी, क्या होगी? वाक्य। राम जाता है क्या बन गया? वाक्य। अभी हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी के जब एग्जाम चल रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जब वाक्य के अंदर शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, जब वाक्य के अंतर्गत शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह शब्द क्या बन जाते हैं? तो वह शब्द पद बन जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि राम जाता है, राम जाता है। तो राम तब तक शब्द है जब तक इसका वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ। राम तब तक शब्द है जब तक इसका वाक्य के अंदर प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही इस राम शब्द का प्रयोग मैं वाक्य के अंतर्गत कर दूंगा तो ये इस शब्द का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अर्थात राम तब शब्द नहीं कहलाएगा, तब ये सीधे तौर पर पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद। तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना कि जब शब्दों का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत कर दिया जाता है तब वह शब्द नहीं पद बन जाते हैं। ये क्वेश्चन हाईकोर्ट ग्रुप या ग्रुप सी या डी के एग्जाम में आया था, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ राम पद है, जाता पद है, लेकिन यदि राम को मैं अलग रख दूंगा तो तब वो शब्द बन जाएगा। तो विशेष में हमने किन चीजों को पढ़ा, इसको एक बार ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि हमने इसी के अंतर्गत पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि लिपिबद्ध इकाई क्या है, तो आंसर करेंगे वर्ण। मौखिक या उच्चारित इकाई क्या है? तो ध्वनि। शब्द की आधारशिला क्या है? तो ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? तो शब्द है। भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। और व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की इकाई क्या है? तो पद है। उसके बाद इसी के अंतर्गत देखो, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, इसी के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी चीजें बन जाती हैं। वो चीजें कैसे बनेगी? देखिए, क्रम लगाने के लिए आ जाता है। तो यहाँ ध्यान रखना, ध्वनि, ध्वनि से बनता है अक्षर, अक्षर से बनता है पद, और पद से बनता है पदबंध। क्या बनेगा? पदबंध। और पदबंध से क्या बनेगा हमारा? उपवाक्य। और उपवाक्य से क्या बनेगा हमारा? वाक्य। तो ये क्रम कभी कभी मालूम कर लेता है। तो यहां लिख सकता हूं मैं वर्ण या ध्वनि। तो ध्वनि से बड़ी इकाई अक्षर, अक्षर से बड़ी पद, पद से बड़ी पदवंत, पदवंत से बड़ी उपवाक्य, और वाक्य से बड़ी वाक्य। उसके बाद यदि बात की जाए कि वाक्य से छोटी इकाई क्या है, तो उपवाक्य हो जाएगी। उपवाक्य से छोटी इकाई क्या है? पदवंत। और पदवंत से छोटी इकाई पद, और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि। और मैंने आपको अभी बताया कि वर्ण में क्या अंतर है और अक्षर में क्या अंतर है। तो यहाँ तक इन चीजों को मैंने आपको लिखा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, एक बार मेरे साथ दोहरा लीजिएगा। वर्णमाला का निर्माण वर्ण प्लस माला से। अरे वर्ण विचार क्या है? वर्ण विचार क्या है हमारा? तो बहुत ध्यान से समझिए, जिसके अंतर्गत वर्णों के आकार की बात करेंगे। अब एक चीज बताओ, वर्णों का आकार कैसे होगा? अरे ये मैंने ये लिख दिया यहाँ, ये तो पढ़ लोगे क्या? क्या है ये यहाँ लिखा हुआ? ठीक है, कुछ तो बोल रहे होंगे कि कै है, लेकिन कै इस प्रकार थोड़ी बनता है। ये हमारा क्या है? कै है। तो वर्णों का आकार एक निश्चित आकार होगा, तो वही किसके अंतर्गत आएगा? वर्ण विचार के। अब इनके भेद भी होंगे, इनको बांटा गया होगा, तो वो सारी चीजें किसमें आएंगी? भेद के अंतर्गत पढ़ेंगे। इनके उच्चारण की कै कहां से बोला जाता है? जिस प्रकार कंठ से बोला जाता है, उसी प्रकार उनके मेल से शब्द बनाने के, यानी अब इनके मेल, इनका जोड़ करेंगे, शब्द बनेगा। जैसे रे, देखो इधर ध्यान दीजिए, रे प्लस यहाँ लिखा मैंने आ, और फिर यहाँ में। तो आम सब जानते हो उसकी मात्रा ये होगी, इसको इससे मिलाएंगे तो क्या बनेगा? राम बनेगा। क्या बनेगा?
राणु बनेगा। तो उनके मेल से शब्द बनाने के नियमों का क्या करते हैं, निरूपण करते हैं। तो ये वर्ण विचार है। परिभाषा, वर्णों का व्यवस्थित समुदाय क्या कहलाता है, वर्णमाला। किसने परिभाषा दी, कामता प्रसाद गुरु ने परिभाषा दी। लिपिबद्ध चिन्हों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। किशोरदास वाजपेयी के अकॉर्डिंग 43 है, पंडित कामता प्रसाद के अकॉर्डिंग 46 है, उदयनारायण तिवारी के अनुसार 51 है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार 53 है। स्त्रीलिंग वर्ण कौन सा है, छोटी, बड़ी और ऋणी है। नवीन व्यंजन क्षत्रज्ञ, ड और ढ। आदत स्वर कौन सा है, ओ। जैसे हम लिखते हैं ऑक्सीजन लिखते हैं। तो इसी प्रकार से ध्यान रखना, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्राकृतिक स्वर कौन कौन से हैं, प्राकृतिक स्वर कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना ए हो जाएगा छोटी ई, और यहां हमारा हो जाएगा री। ए होगा छोटी ई और री। तो ये क्या है, हमारे प्राकृतिक स्वर है। उच्चित व्यंजन ड और ढ होते हैं। अरबी फारसी की ध्वनि 5 है, क, ख, ग, ज और फ। इनके नीचे जो ये बिंदु लगा हुआ इसको नुक्ता बोलते हैं, और राजा शिव प्रसाद ने इसकी शुरुआत की थी, जिनको हम सितारे हिंद भी कहते हैं। उसके बाद विशेष बात क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या ध्वनि है। लिपिबद्ध इकाई क्या है, वर्ण। मौखिक या उच्चारित इकाई क्या है, ध्वनि। शब्द की आधारशिला किसको कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, शब्द। मैंने आपको अभी समझा दिया है। भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई क्या है, वाक्य है। और व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की इकाई क्या है, पद है। देखिए, ध्वनि से अक्षर, अक्षर से पद, पद से पदबंध, पदबंध से उपवाक्य और फिर वाक्य। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है और वर्ण और ध्वनि ऑप्शन में ना हो, वर्ण और ध्वनि ऑप्शन में ना हो, और ऑप्शन में स्वनिम दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, स्वनिम दिया हुआ हो, तो ध्वनि को संस्कृत में स्वनिम बोलते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, स्वनिम होगी। क्या होगी, स्वनिम होगी। जब ऑप्शन में वर्ण और ध्वनि नहीं दिया हो और स्वनिम ऑप्शन में दिया हो, तो आंसर स्वनिम को करेंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, स्वनिम। तो इन्हीं नवीन चीजों को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। आज की क्लास को यहीं मैं समाप्त करता हूं, और कहते हैं कि कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है इस जग में शूरवीर वही जो अपनी राह खुद बनाता है। तो ध्यान रखना, ये वीडियो अपलोड कर दी है मैंने, इसको देख लीजिएगा, और चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इन्हीं नवीन तथ्यों को मेरे साथ जानते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।